नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 14। शाम के समय हम सब साइतिया आ पहुँचे। राजलक्ष्मी के किसी भी आदेश और उपदेश की बंकू ने अवहेलना नहीं की। सब इंतजाम करके वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुद उपस्थित था। यथा समय गाड़ी आई और वह सरो सामान लाद कर रतन को नौकरों के डिब्बे में चढ़ा विमाता को लेकर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन उसने मेरे साथ कोई भी घनिष्ठता दिखाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि अब उसका मूल्य बढ़ गया है। घर बार रुपए पैसे लेकर वह संसार में विशेष आदमियों में गिना जाने लगा है। बंकू विलक्षण व्यक्ति है, सभी अवस्थाओं को मानकर चलना जानता है। यह विद्या जिसे आती है, संसार में उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। गाड़ी छूटने में अब भी 5 मिनट की देरी है, लेकिन मेरी कलकत्ते जाने वाली गाड़ी तो आएगी प्रायः रात के पिछले पहर। एक और स्थिर होकर खड़ा था। राजलक्ष्मी ने गाड़ी की खिड़की से मुंह निकालकर हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। पास पहुंचते ही कहा, जरा अंदर आ जाओ। अंदर जाने पर उसने हाथ पकड़कर मुझे पास बिठा लिया और कहा, क्या तुम बहुत जल्दी ही बर्मा चले जाओगे? जाने के पहले क्या एक बार और नहीं मिल सकोगे? मैं बोला, अगर जरूरत हो तो मिल सकता हूँ। राजलक्ष्मी धीरे से बोली, संसार जिसे जरूरत कहता है वह नहीं, केवल एक बार और देखना चाहती हूँ। आओगे? आऊंगा। कलकत्ते पहुंचकर चिट्ठी भेजोगे? भेजूंगा। बाहर गाड़ी छूटने का अंतिम घंटा बज उठा और गार्ड ने अपनी हरी रोशनी बार बार हिलाकर गाड़ी छोड़ने का संकेत किया। राजलक्ष्मी ने झुककर मेरे पांवों की धूल ली और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने ज्यों ही नीचे उतरकर गाड़ी का दरवाजा बंद किया, गाड़ी रवाना हो गई। रात अंधेरी थी, अच्छी तरह से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता था। सिर्फ प्लेटफॉर्म की मिट्टी के तेलों के लैंपों ने धीरे धीरे सरकती हुई गाड़ी की उस खुली खिड़की की एक अस्पष्ट नारी मूर्ति पर कुछ रोशनी डाली। कलकत्ता आकर मैंने चिट्ठी भेजी और उसका जवाब भी पाया। यह कोई अधिक काम तो न था, जो कुछ था वह 15 दिनों में समाप्त हो गया था। अब विदेश जाने का आयोजन करना होगा, लेकिन उसके पहले वादे के अनुसार एक बार फिर राजलक्ष्मी से मिलाना होगा। 2 सप्ताह और भी यूं ही बीत गए। मन में एक आशंका थी कि न जाने उसका क्या मतलब हो। शायद आसानी से छोड़ना नहीं चाहे, या इतनी दूर जाने के विरुद्ध तरह तरह के उज्र और आपत्तियां खड़ी करके जिद करे। कुछ भी असंभव नहीं है। इस समय वह काशी में है, उसके रहने का पता भी जानता हूँ। इधर उसके 2-3 पत्र भी आ चुके हैं और यह भी विशेष रूप से लक्ष्य कर चुका हूँ कि मेरे वादे को याद दिलाने के संबंध में कहीं भी उसने कोई इशारा या प्रयत्न नहीं किया। न करने की तो बात ही है। मन ही मन कहा, अपने को इतना छोटा बनाकर मैं भी शायद मुंह खोलकर यह नहीं लिख सकता कि तुम आकर मुझे एक बार मिल जाओ। देखते देखते अकस्मात मैं जैसे अधीर हो उठा, और इस जीवन के साथ वह इतनी जकड़ी हुई है। यह बात इतने दिन कैसे भूला हुआ था, यह सोचकर मैं अवाक हो गया। घड़ी निकाल कर देखी, अब भी समय है, गाड़ी पकड़ी जा सकती है। तब सारा सामान डेरे पर ही पड़ा रहा और मैं बाहर निकल पड़ा। इधर उधर फैली हुई चीजों को देखकर मन में आया कि रहे यह सब पड़ी हुई। मेरी जरूरतों को जो मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानती है, उसी के उद्देश्य से उसी से मिलने के लिए यात्रा करना है। तब यह जरूरतों का बोझा क्यों ढोऊं? रात को गाड़ी में किसी तरह नींद नहीं आई। आलस और तंद्रा के झोंकों से मूंदी हुई दोनों आंखों की पलकों पर कितने विचार, कितनी कल्पनाएं खेलती हुई घूमने लगी, उनका आदि अंत नहीं। शायद अधिकांश ही विशृंखलित थी, परंतु सभी जैसे मधु से भरी हुई। धीरे धीरे सुबह हुई, दिन चढ़ने लगा। लोगों के चढ़ने उतरने, बोलने पुकारने और दौड़ धूप करने की हद नहीं। तेज धूप के कारण चारों ओर कहीं भी कोहरे का चिन्ह नहीं रहा, पर मेरी आंखें बिल्कुल वाष्पाच्छन्न हो रही। रास्ते में गाड़ी लेट हो जाने के कारण राजलक्ष्मी के काशी के मकान पर जब मैं पहुंचा तो बहुत देरी हो गई थी। बैठक के सामने एक बूढ़े से ब्राह्मण हुक्का पी रहे थे। उन्होंने मुंह उठाकर पूछा, क्या चाहते हैं? यह सहसा नहीं बतला सका कि क्या चाहता हूँ। उन्होंने फिर पूछा, किसे खोज रहे हैं? किसे खोज रहा हूँ सहसा यह भी बताना कठिन हो गया। जरा रुक कर बोला, रतन है क्या? नहीं, वह बाजार गया है। ब्राह्मण सज्जन व्यक्ति थे,
मेरे धूली भरे मलिन मुख की ओर देखकर शायद उन्होंने अनुमान कर लिया कि मैं दूर से आ रहा हूँ, इसलिए दयापूर्ण स्वर में बोले, आइए बैठिए, वह जल्द आ जाएगा। आपको सिर्फ उसी की जरूरत है? पास ही एक चौकी पर बैठ गया। उनके प्रश्न का ठीक उत्तर न देकर मैंने पूछा, यहाँ बंकू बाबू हैं? हैं क्यों नहीं? यह कहकर उन्होंने एक नए नौकर को कहा कि बंकू बाबू को बुला दे। बंकू ने आकर देखा तो पहले वह बहुत विस्मित हुआ, बाद में मुझे अपनी बैठक में ले जाकर और बिठाकर बोला, हम लोग तो समझते थे कि आप बर्मा चले गए। इस हम लोग का क्या मतलब है, यह मैं पूछ नहीं सका। बंकू ने कहा, आपका सामान अभी गाड़ी पर ही है क्या? नहीं, मैं साथ में कोई सामान नहीं लाया। नहीं लाए? तो क्या रात की ही गाड़ी से लौट जाना है? मैंने कहा, संभव हुआ तो ऐसा ही विचार करके आया हूँ। बंकू बोला, तब ठीक है, इतने थोड़े से वक्त के लिए सामान की जरूरत ही क्या है। नौकर आकर धोती, गमछा और हाथ मुंह धोने का पानी आदि जरूरी चीजें देकर गया, पर और कोई मेरे पास नहीं आया। भोजन के लिए बुलाहट हुई। जाकर देखा, चौके में मेरे और बंकू के बैठने की जगह पास पास की गई है। दक्षिण का दरवाजा ठेलकर राजलक्ष्मी ने अंदर प्रवेश करके मुझे प्रणाम किया। शुरू में तो शायद उसे पहचान ही न सका। जब पहचाना तो आंखों के सामने मानो अंधेरा सा छा गया। कौन कहाँ है कौन नहीं कुछ भी सूझ न पड़ा। दूसरे ही क्षण ख्याल आया कि मैं अपनी मर्यादा बनाए रखकर कुछ ऐसा न करूं कि जिसमें हंसी हो। इस घर से फिर सहज ही भले मानस की तरह किसी तरह बाहर हो जाऊं। राजलक्ष्मी ने पूछा, गाड़ी में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? इसके सिवा वह और क्या पूछ सकती थी। मैं धीरे से आसन पर बैठकर कुछ क्षण स्तब्ध रहा, शायद एक घड़ी से अधिक नहीं, और फिर मुंह उठाकर बोला, नहीं, तकलीफ नहीं हुई। इस बार उसके मुंह की ओर अच्छी तरह देखा तो मालूम हुआ कि उसने न केवल सारे आभूषण ही उतारकर शरीर पर एक सादी किनारे की धोती धारण कर रखी है, बल्कि उसकी पीठ पर लटकने वाली मेघवत सुदीर्घ केश राशि भी गायब है। माथे के ऊपर ललाट के नीचे तक आंचल खिंचा हुआ है, तो भी उसमें से कटे बालों की दो चार लटे गालों के दोनों किनारे पर बिखर गई है। उपवास और कठोर आत्मनिग्रह की एक ऐसी रूखी दुर्बलता चेहरे से टपक रही है कि अकस्मात जान पड़ा कि इस एक ही महीने में वह उम्र में मानो मुझसे 10 साल आगे बढ़ गई है। भात का ग्रास मेरे गले में पत्थर की तरह अटक रहा था, तो भी जबरदस्ती निकलने लगा। बार बार यही ख्याल आने लगा कि किसी भी तरह इस नारी के जीवन से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाऊं, और आज सिर्फ एक दिन के लिए भी यह मेरे कम खाने की आलोचना करने का अवसर न पावे। भोजन समाप्त होने के बाद राजलक्ष्मी ने कहा, बंकू कहता था कि तुम आज रात की ही गाड़ी से वापस चले जाना चाहते हो। मैंने कहा, हाँ, ऐसा भी कहीं होता है, लेकिन तुम्हारा जहाज तो उस रविवार को छूटेगा। इस व्यक्त और अव्यक्त उच्छ्वास से विस्मित होकर मैंने उसके मुंह की ओर देखा। देखते ही वह हठात जैसे लज्जा से मर गई और दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर धीरे से बोली, उसमें तो अभी 3 दिन की देरी है। मैंने कहा, हाँ, और काम भी तो है। राजलक्ष्मी फिर कुछ कहना चाहती थी, पर चुप रही। शायद मेरी थकावट और अस्वस्थ होने की संभावना के ख्याल से उस बात को मुंह पर न ला सकी। कुछ देर और चुपचाप रहकर बोली, मेरे गुरुदेव आए हैं। समझ गया कि बाहर जिस व्यक्ति से पहले पहल मुलाकात हुई वही गुरुदेव हैं। उन्हीं को दिखाने के लिए वह एक बार मुझे खींचकर काशी ले गई थी। शाम को उनके साथ बातचीत हुई। मेरी गाड़ी रात को 12 बजे के बाद छूटेगी। अभी भी बहुत समय है। आदमी सचमुच अच्छे हैं। स्वधर्म में अविचलित निष्ठा है और उदारता का भी अभाव नहीं। हमारी सभी बातें जानते हैं, क्योंकि अपने गुरुदेव से राजलक्ष्मी ने कोई बात नहीं छिपाई। उन्होंने बहुत सी बातें कही, कहानी के बहाने उपदेश भी कम न दिए, पर वे न उग्र थे और न चोट करने वाले। सब बातें याद नहीं, शायद मन लगाकर सुनी भी नहीं, तो भी इतना याद है कि कभी न कभी राजलक्ष्मी का इस रूप में परिवर्तन होगा, यह वे जानते थे। दीक्षा के संबंध में भी वे प्रचलित रीति नहीं मानते हैं। उनका विश्वास है कि जिसका पांव फिसला है, सदगुरु की औरों की अपेक्षा उसको अधिक आवश्यकता है। इसके विरुद्ध में कहता है क्या। उन्होंने फिर एक बार अपनी शिष्य की भक्ति, निष्ठा और धर्म भीरुता की भूरी भूरी प्रशंसा करके कहा, ऐसी स्त्री दूसरी नहीं देखी। बात वास्तव में सच थी, पर मैं इसे खुद भी उनके कहने की अपेक्षा कम नहीं जानता था, किंतु चुप ही रहा। समय होने लगा। घोड़ा गाड़ी दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। गुरुदेव से विदा लेकर मैं गाड़ी पर जा बैठा। राजलक्ष्मी ने सड़क पर आकर और गाड़ी के अंदर हाथ बढ़ाकर बार बार मेरे पांवों की धूली अपने माथे पर लगाई, पर मुंह से कुछ न कहा। शायद उसमें वह शक्ति ही नहीं थी। अच्छाई वह जो अंधेरे में वह मेरा मुंह न देख सकी। मैं भी स्तब्ध हो रहा, क्या कहूँ नहीं खोज सका। अंतिम विदा निशब्द ही पूरी हुई। गाड़ी चल पड़ी। मेरी दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने अपने सर्वांतःकरण से कहा, तुम सुखी हो, शांत हो,
तुम्हारा लक्ष्य ध्रुव हो, तुम्हारी ईर्ष्या न करूंगा। लेकिन जिस अभागे ने सब कुछ त्याग कर एक साथ एक दिन अपनी नौका छोड़ दी थी, इस जीवन में उसे अब किनारा नहीं मिलेगा। गाड़ी गड़गड़ाती हुई रवाना हो गई। उस दिन की विदा के समय जो सब बातें मन में आई थी वही फिर जाग उठी। मन में आया कि यह जो एक जीवन नाटक का अत्यंत स्थूल और साधु उपसंहार हुआ है, उसकी ख्याति का अंत नहीं। इतिहास में लिखने पर इसकी आम्ल दीप्ति कभी धूमिल न होगी। श्रद्धा और विस्मय के साथ मस्तक झुकाने वाले पाठकों का भी किसी दिन संसार में अभाव न होगा। लेकिन मेरी आत्मकथा किसी को भी सुनाने की नहीं है। मैं चला अन्यत्र। मेरे ही समान जो पाप पंख में डूबी है, जिसे अच्छे होने का कोई मार्ग नहीं रहा है, उसे अभया के आश्रय में। मन ही मन राजलक्ष्मी को लक्ष्य करके बोला, तुम्हारा पुण्य जीवन उन्नत से भी उन्नतर हो, धर्म की महिमा तुम्हारे द्वार उज्ज्वल से उज्ज्वलतर हो। मैं अब शोभ नहीं करूंगा। अभया की चिट्ठी मिली है। स्नेह, प्रेम और करुणा से अटल अभया ने, बहन से भी अधिक स्नेहमयी विद्रोहिणी अभया ने मुझे सादर आमंत्रित किया है। आने के समय छोटे से दरवाजे पर जो उसके सजल नेत्र देखे थे, वे याद आ गए, और याद आ गया उसका समस्त अतीत और वर्तमान का इतिहास। चित्त की शुद्धता, बुद्धि की निर्भरता और आत्मा की स्वाधीनता से वह जैसे सारे दुखों को एक क्षण में ढककर उद्भासित हो उठी। सहसा गाड़ी रुकने पर चकित होकर देखा तो स्टेशन आ गया। उतरकर खड़े होते ही एक और व्यक्ति कोच बॉक्स से शीघ्रता पूर्वक उतरा और उसने मेरे पैरों पर पड़कर प्रणाम किया। कौन है रे? रतन? बाबू, विदेश में चाकर की जरूरत हो तो मुझे जरूर खबर दीजिए। जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा में त्रुटि न होगी। गाड़ी की बत्ती की रोशनी उसके मुंह पर पड़ रही थी। मैं विस्मित होकर बोला, तू रोता क्यों है? रतन ने जवाब नहीं दिया। हाथ से आंखें पोंछकर पांव के पास फिर झुककर प्रणाम किया और वह जल्दी से अंधकार में अदृश्य हो गया। आश्चर्य, यह वही रतन है। अब तक का मेरा जीवन एक उपग्रह की तरह बीता, जिसको केंद्र बनाकर घूमता रहा हूँ। उसके निकट तक न तो मिला पहुंचने का अधिकार और न मिली दूर जाने की अनुमति। अधीन हूँ, लेकिन अपने को स्वाधीन कहने की शक्ति मुझ में नहीं है। काशी से लौटती हुई ट्रेन में बैठा बार बार यही सोच रहा था कि मेरी किस्मत में बार बार यह क्यों घटित होता है। मरते दम तक अपना कहने लायक क्या किसी को भी न पा सकूंगा? क्या इसी तरह जिंदगी काट दूंगा? बचपन की याद आई। दूसरे की इच्छा से दूसरे के घर में वर्ष के बाद वर्ष रहकर इस शरीर को तो किशोर से यौवन की ओर आगे बढ़ाता रहा, लेकिन मन को न जाने किस रसातल की ओर खदेड़ता रहा। आज बार बार पुकारने पर भी उस विदा हुए मन की कोई आहट नहीं मिलती। हालांकि कभी कभी क्षीण कंठ का अनुसरण कान में आने लगता है, फिर भी बिना संशय के नहीं पहचान पाता कि वह अपना ही है। विश्वास करते डर लगता है। यह समझकर ही यहाँ आया हूँ कि आज मेरे जीवन में राजलक्ष्मी मृत है। नदी किनारे खड़े होकर विसर्जित प्रतिमा के अंतिम चिन्ह तक को अपनी आंखों से देखकर लौटा हूँ। आशा करने का, कल्पना करने का, अपने को धोखा देने का कोई भी सूत्र शेष रखकर नहीं आया हूँ। उस तरफ सब शेष हो गया है, निश्चिंत हो गया हूँ। पर यह शेष कितना शेष है, यह किससे कहूँ, और कहूँ ही क्यों? पर कुछ दिन का ही तो जिक्र है। कुमार साहब के साथ शिकार खेलने गया था। दैवात प्यारी का गाना सुनने के लिए बैठा। बैठते ही भाग्य में कुछ ऐसा मिला जो जितना आकस्मिक था उतना ही अपरिसीम। न अपने गुण से पाया, न अपनी गलती से खोया। फिर भी आज स्वीकार करना पड़ रहा है कि मैंने उसे खो दिया। मेरे संसार में सब मिलकर क्षति ही शेष रही है। जा रहा हूँ कलकत्ते, पर वासना फिर एक दिन बर्मा पहुंचाएगी। लेकिन यह मानो जुआरी का घर लौटना है। घर का चित्र अस्पष्ट, अप्रकृत, सिर्फ पथ ही सत्य है। ऐसा लगता है मानो इस पथ पर चलने का कोई अंत ही नहीं। अरे यह तो श्रीकांत है। यह ख्याल ही न था कि गाड़ी स्टेशन पर ठहरी है। देखता हूँ कि हमारे गांव के बाबा, रांगा दीदी तथा 17-18 साल की एक लड़की, तीनों गर्दन, सिर और कंधों पर गठरी पोतली लादे प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाते आए और खिड़की के सामने आकर एकाएक थम गए। बाबा बोले, उफ, कैसे भीड़ है। जहाँ एक सोई जाने की भी गुंजाइश नहीं, वहां 3-3 आदमी हैं। तुम्हारा डब्बा तो काफी खाली है, चढ़ हमें। आइए कहकर दरवाजा खोल दिया। तीनों जने हाँफते हाँफते ऊपर आए और जितना सामान था नीचे रख दिया। बाबा ने कहा, यह शायद ज्यादा किराए का डब्बा है, दंड तो नहीं देना पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं, मैं गार्ड से कह आता हूँ। गार्ड को इत्तला दे अपना कर्तव्य पूरा करके जब लौटा तब वे लोग निश्चिंत हो आराम से बैठ गए थे। गाड़ी के छूटने पर रांगा दीदी ने मेरी ओर नजर डालकर कहा, तुम्हारा यह शरीर कैसा हो गया श्रीकांत? सारा मुंह सूख कर एकदम रस्सी के जैसा हो गया है। कहाँ थे इतने दिन? कुछ भी हो, तुम अच्छे तो हो?
जब से गए एक चिट्ठी तक नहीं दी। घर वाले सब सोच फिक्र में मरे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर की कोई आशा नहीं करता और जवाब न मिलने पर बुरा भी नहीं मानता। बाबा ने बताया कि तीर्थ करने के लिए सपत्नीक गया धाम आए थे और यह लड़की उनकी बड़े साले की नातिन है। बाप 1000 रुपये गिन देने को तैयार है, लेकिन फिर भी अब तक कोई योग्य पात्र नहीं जुटा पाता। मानती ही न थी, इसलिए साथ लाना पड़ा। पुंटू, पेड़े की हांडी तो खोल दे बेटी। क्यों जी? पूछता हूँ कि दही का बर्तन तो नहीं भुलाई? हाँ तो पत्तों पर रख दो 2-4 पेड़े और थोड़ा सा दही। ऐसा दही तुमने कभी ना खाया होगा भैया, कसम खाकर कहता हूँ। नहीं नहीं, लुटिया के पहले हाथ तो धो डालो। पुंटू, ऐरे गहरे को तो नहीं दे रही हो? ऐसे लोगों को कैसे देना चाहिए वह सीखो। पुंटू ने यथा आदेश कर्तव्य का पालन किया। अतएव ट्रेन में ही असमय में आयाचित दही पेड़े मिल गए। खाते हुए सोचने लगा कि मेरे भाग्य में ही सारी अनहोनी हुआ करती है, सो इस बार कहीं पुंटू के लिए मैं ही 1000 रुपये का कीमती पात्र न चुन लिया गया हूँ। यह खबर उन्हें पहले ही मिल गई थी कि मैं बर्मा में अच्छी नौकरी करने लगा हूँ। रंगा दीदी बहुत ज्यादा स्नेह करने लगी और आत्मीय ज्ञान की वजह से पुंटू भी घंटे भर में घनिष्ठ हो गई, क्योंकि मैं कोई दूसरा तो था नहीं। लड़की अच्छी है, साधारण भद्र गृहस्थ घराने की। रंग गोरा तो नहीं था, लेकिन देखने में सुंदर थी। हालत यह हुई कि बाबा उसके गुणों का बखान खत्म ही न कर पा रहे थे। पढ़ने लिखने के बारे में रांगा दीदी ने कहा, वह ऐसी सुंदर चिट्ठी लिख सकती है कि आजकल के तुम्हारे नाटक और नॉवेल भी हार मान जाए। उस घर की नंदरानी को ऐसी चिट्ठी लिख दी कि जमाई महाशय 7 दिन के बजाय 15 दिन की छुट्टी लेकर आ पहुंचे। राजलक्ष्मी का उल्लेख किसी ने इंगित से भी नहीं किया, जैसे उस तरह की कभी कोई बात हुई ही न थी, या यह किसी को याद तक नहीं। दूसरे दिन गांव के स्टेशन पर गाड़ी ठहरी तो मुझे भी उतरना पड़ा। उस वक्त करीब 10 बजे थे। ठीक वक्त पर स्नानाहार न होने पर पित्त भटक जाने की आशंका से वे दोनों जने चिंतित हो उठे। मकान पहुंचने पर मेरी खातिरदारी की सीमा न रही। 5-7 दिन के अंदर ही गांव भर में किसी को यह संदेह न रहा कि पुंटू का वर मैं ही हूँ। यहाँ तक कि पुंटू को भी संदेह न रहा। बाबा जी ने चाहा कि यह शुभ कार्य आगामी वैशाख महीने में ही संपन्न हो जाए। पुंटू के रिश्तेदार जो जहाँ थे उन्हें बुला लेने की बात भी उठी। रांगा दीदी ने पुलकित हृदय से कहा, देखते हो किसके भाग्य में कौन बधा है, यह पहले से कोई नहीं बता सकता। मैं पहले उदासीन था, फिर चिंतित हुआ और उसके बाद डरा। क्रमशः अपने ही ऊपर संदेह होने लगा कि कहीं मैंने ही तो मंजूरी नहीं दे दी। मामला ऐसा बेढब हो गया कि कहीं पीछे कोई पुरानी घटना न घट जाए, इसलिए ना कहने का साहस ही न रहा। पुंटू की माँ यही थी। एक दिन रविवार को एकाएक उसके पिता के भी दर्शन हो गए। कोई मुझे जाने नहीं देना चाहता। आमोद प्रमोद और हंसी मजाक भी होने लगा। पुंटू मेरे ही सिर पड़ेगी, सिर्फ थोड़े दिनों की देर है। स्नेह शह ऐसे लक्षण चारों ओर से स्पष्ट नजर आने लगे। जाल में फंसा जा रहा हूँ, मन को शांति नहीं मिलती। जाल तोड़कर बाहर भी नहीं निकल पाता। ऐसे वक्त अचानक एक सुयोग मिल गया। बाबा ने पूछा, तुम्हारी कोई जन्म पत्री है या नहीं? उसकी तो जरूरत है। जोर लगाकर सारे संकोचों को दूर करके मैं कह बैठा, आप लोगों ने पुंटू के साथ मेरा विवाह करना क्या सचमुच स्थिर कर लिया है? बाबा मुंह फाड़कर थोड़ी देर तक अचंभे से देखते रहे, फिर बोले, वाकई? सुन लो इनकी बात, पर मैं तो अभी स्थिर नहीं कर पाया हूँ। नहीं कर पाए तो अब कर लो। लड़की की उम्र में चाहे 12-13 वर्ष की जरूर बताऊं, लेकिन असल में वह 17-18 साल की है। इसके बाद हम लड़की की शादी कैसे करेंगे? पर वह मेरा दोष तो नहीं है, तो फिर किसका है? शायद मेरा। इसके बाद लड़की की माँ और रांगा दीदी से शुरू करके पास पड़ोस की लड़कियां तक आ गई। रोना धोना, अनुयोग अभियोगों का अंत नहीं रहा। मोहल्ले के पुरुषों ने कहा कि ऐसा शैतान आज तक नहीं देखा, इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। पर दंड देना और बात है और लड़की की शादी करना दूसरी बात। फलतः बाबा चुप ही रहे। इसके बाद अनुनय विनय की बारी आई। पुंटू को अब नहीं देखता हूँ, शायद वह गरीब शर्म से कहीं मुंह छिपाए कहीं और पड़ी है। क्लेश होने लगा। कैसा दुर्भाग्य लेकर यह हमारे घरों में पैदा हुई है। लड़की की माँ कह रही थी, ओ अभागिन, हम सबको खाने के बाद ही जाएगी। इसकी ऐसी तकदीर है कि समुद्र पर दृष्टि डाले तो समुद्र तक सूख जाए, जली हुई शोल मछली भी पानी में भाग जाए। इसका ऐसा हाल न होगा तो किसका होगा? कलकत्ते जाने के पहले बाबा को बुलाकर अपने घर का पता बतला दिया। कहा, मेरे लिए एक व्यक्ति की राय लेना जरूरी है, उनके कहने पर ही मैं राजी होऊंगा। बाबा मेरा हाथ पकड़कर गदगद कंठ से बोले, देखो भाई, लड़की को मत मारो, उन्हें जरा समझा बुझलाकर कहना कि वे अपनी असम्मति न दें। मैं बोला, मेरा विश्वास है कि वे असम्मति न प्रकट करेंगे, बल्कि खुश होकर सम्मति देंगे। बाबा ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारे मकान पर कब आऊं भैया? 5-6 दिन बाद ही आइएगा।
पुंटू की माँ और रंगा दीदी ने रास्ते तक आकर आंसुओं के साथ मुझे विदा किया। मन ही मन कहा, तकदीर, किंतु अच्छा ही हुआ कि एक प्रकार से वचन दे आया। मैंने इस बात पर निश्चय विश्वास कर लिया कि इस विवाह में राजलक्ष्मी लेश मात्र भी आपत्ति न करेगी। स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन छूट गई। दूसरी ट्रेन आने में 2 घंटे की देरी थी। समय काटने का उपाय खोज रहा था कि एक मित्र मिल गए। एक मुसलमान युवक ने कुछ देर तक मेरी ओर देखते हुए रहकर पूछा, आप श्रीकांत हैं? हाँ, मुझे नहीं पहचान सके? मैं गौहर हूँ, कहकर उसने मेरा हाथ जोर से दबा दिया, पीठ पर शतब्द चपत लगाई और जोर से गले लिपट कर कहा, चलो हमारे घर चलो। कहाँ जा रहे थे? कलकत्ते? अब और कहीं जरूरत नहीं है जाने की, चलो हमारे घर। यह मेरा पाठशाला का मित्र है। उम्र में कोई 4 साल बड़ा होगा। हमेशा से ही कुछ आधा पगला जैसा। ऐसा लगा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका वह पागलपन कम होने की बजाय बढ़ गया है। पहले भी उसकी जबरदस्ती से बचने का उपाय न था, अतः यह ख्याल कर मेरी दुश्चिंता की सीमा न रही कि कम से कम आज रात को तो वह मुझे किसी तरह न छोड़ेगा। यह कहना व्यर्थ है कि उसकी आत्मीयता और उल्लास में हिस्सा बांटने की शक्ति आज मुझ में नहीं है, पर वह छोड़ने वाला जीव नहीं था। मेरा बैग उसने खुद उठा लिया और कुली बुलाकर उसके सिर पर बिछौना रख दिया। फिर जबरदस्ती खींचता हुआ बाहर लाया और गाड़ी का भाड़ा ठीक करके मुझसे बोला, चलो। बचने का कोई उपाय नहीं, तर्क करना फिजूल है। यह कह चुका हूँ कि गौहर मेरा पाठशाला का साथी है। हमारे गांव से उसका मकान 1 कोस दूर था, एक ही नदी के किनारे। बचपन में बंदूक चलाना उसी से सीखा था। उसके पिता की एक पुरानी बंदूक थी, उसी को लेकर नदी किनारे आम के बगीचों में और झाड़ झंकाड़ों में घूम घूम कर हम दोनों चिड़ियों का शिकार किया करते थे। बचपन में अनेक बार उसी के यहाँ रात कटी है। उसकी माँ चिवड़ा, गुड़, दूध और केला लाकर मुझे फलाहार करा देती थी। उनकी जमीन जायदाद, खेती बाड़ी बहुत थी। गाड़ी में बैठकर गौहर ने प्रश्न किया, इतने दिनों कहाँ थे श्रीकांत? जहाँ जहाँ था उसका एक संक्षिप्त विवरण दे दिया। पूछा, तुम अब क्या करते हो गौहर? कुछ भी नहीं। तुम्हारी माँ अच्छी है? माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई। मकान में अकेला ही हूँ। शादी नहीं की? वह भी मर गई। मन ही मन सोचा, शायद इसीलिए चाहे जिसे भी पकड़ ले जाने का इतना आग्रह है। जब कोई बात करने को नहीं मिला तो पूछा, तुम्हारी वह पुरानी बंदूक है? गौहर ने हंसकर कहा, देखता हूँ कि तुम्हें उसकी याद है। वह है, और उसके सिवाय और भी एक अच्छी बंदूक खरीदी थी। तुम शिकार खेलने जाना चाहो तो तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, किंतु अब मैं चिड़िया नहीं मारता, बहुत दुख होता है। यह क्या गौहर, तुम तो दिन रात इसी के पीछे पागल थे। यह सच है, लेकिन अब बहुत दिनों से छोड़ दिया है। गौहर का एक परिचय है कि वह कवि है। उन दिनों वह मुजुबानी अनर्गल ग्राम गीत बना सकता था, किसी भी वक्त किसी भी विषय पर। छंद, मात्रा और ध्वनि इत्यादि काव्य शास्त्र के कानून कायदों को वह नहीं मानता था। इसका ज्ञान मुझे तब न था और अभी नहीं है, पर मुझे याद है कि उन दिनों मणिपुर का युद्ध और टिकेंद्रजीत सिंह के वीरत्व की कहानियां उसके मुंह से पुनः पुनः सुनकर मैं उत्तेजित हो उठता था। पूछा, गौहर, उन दिनों तुम्हें कृतिवास से भी सुंदर रामायण लिखने का कोई शौक था, वह संकल्प अब भी है या गया? गौहर क्षण भर गंभीर हो गया और बोला, वह शौक भी क्या कभी जा सकता है रे? उसी के बल पर तो बचा हुआ हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उसे लिए रहूंगा। कितना लिखा है, चलो ना, आज सारी रात तुम्हें सुनाऊंगा तो भी खत्म ना होगा। कहते क्या हो गौहर? नहीं तो क्या तुमसे झूठ कहता हूँ? प्रदीप्त कवि प्रतिभा से उसकी आंखें और मुंह चमक उठे। संदेह नहीं किया, सिर्फ विस्मय जाहिर किया था। तथापि कहीं केंचुआ खोजते खोजते सांप न निकल आए। मुझे जबरदस्ती बैठाकर सारी रात काव्य चर्चा ही न करते रहे। मेरे भय की सीमा नहीं रही। खुश करने के लिए कहा, नहीं गौहर, यह थोड़े ही कहता हूँ। तुम्हारी अद्भुत शक्ति को सभी स्वीकार करते हैं, पर बचपन की बातें याद है या नहीं यही जानने के लिए पूछा था। तो ठीक, वह बंगाल की एक कीर्ति होकर रहेगी। कीर्ति? अपने मुंह से क्या कहूँ भाई, पहले सुन तो लो, फिर सब बातें होंगी। किसी भी तरह छुटकारा नहीं। कुछ देर स्थिर रहकर मानो अपने आप ही कुछ कहा, सुबह से ही तबीयत खराब हो रही है, ऐसा लगता है कि अगर नींद आ जाती। गौहर ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कहा, पुष्कर रथ पर बैठी सीता जी जब रोते रोते गहने फेंक रही हैं, इस अंश को जिन जिन ने जितनी बार भी सुना वे अपने आंसू रोक नहीं सके हैं श्रीकांत। आंखों का जल मैं भी रोक सकूंगा, इसकी संभावना कम है। कहा, किंतु गौहर ने कहा, हमारे उस बूढ़े नयन चांद चक्रवर्ती की तुम्हें याद है ना? उसके मारे नाक में दम है। वक्त बेवक्त आकर कहा करते हैं, गौहर जरा वो अंश पढ़कर सुना दो ना। कहता है, बेटा तुम मुसलमान की संतान कभी नहीं हो। ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर के अंदर असली ब्राह्मण का रक्त प्रवाहित हो रहा है। नयन चांद, यह नाम हर जगह नहीं होता, इसीलिए याद आ गया। मकान भी गौहर के ही गांव में है। पूछा, वही बूढ़ा चक्रवर्ती?
उसके साथ तो तुम्हारे पिताजी का बड़ा झगड़ा हुआ था, लाठियां तक चली थी और मामला भी हुआ था। गौहर ने कहा, हाँ, लेकिन पिताजी के सामने उसकी क्या चलती। उन्होंने उसकी जमीन, बागीचा, तालाब इत्यादि सबको कर्ज मध्य नीलाम करवा लिया था, लेकिन मैंने उसका तालाब और मकान लौटा दिया। बहुत गरीब है, रात दिन रोता रहता था। यह क्या अच्छा होता श्रीकांत? गौहर ने फिर कहा, लेकिन आदमी वाकई अच्छा है। कर्जे के मारे उसने उस वक्त जो कुछ किया था वैसा बहुत लोग करते हैं। उसके मकान के पास ही 1.5 बीघे का आम का बगीचा है। उसके हर एक पेड़ को चक्रवर्ती ने अपने हाथों से लगाया है। नाती पोते बहुत से हैं, खरीद कर खाने के लिए पैसे नहीं है। फिर मेरा है ही कौन? कौन है खाने वाला? यह ठीक है, उसे भी लौटा दो। लौटा देना ही ठीक है श्रीकांत। आंखों के सामने ही आम पकते हैं, लड़के बच्चे ठंडी आहें भरते हैं। मुझे देखकर बड़ा दुख होता है भाई। आम के दिनों में मेरे सब बगीचे व्यापारी लोग ले लेते हैं। सिर्फ वही बगीचा नहीं बेचता। कह दिया है चक्रवर्ती तुम्हारे नाती पोती तोड़ कर खाएं। क्या कहते हो? ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक। मन ही मन कहा, बैकुंठ के खाते की जय हो। उसकी बदौलत गरीब नयन चांद लाभ उठा सके तो क्या नुकसान है। इसके अलावा गौहर कवि है। कवि की इतनी संपत्ति किस मतलब की, अगर रसग्राही रसिक सुजनों के काम भी ना आ सके। लगभग चैत्र के बीचों बीच की बात है। गाड़ी की खिड़की को एकाएक अंतर तक खोलकर गौहर ने बाहर सिर निकालते हुए कहा, दक्षिणी हवा का अनुभव हो रहा है श्रीकांत? हो रहा है, गौहर ने कहा। वसंत को पुकारते हुए एक कवि ने कहा है, खोल दे आज दक्षिण का द्वार। कच्ची मिट्टी का रास्ता है। मलय पवन के एक झोंके ने रास्ते की सूखी धूल को जमीन पर नहीं रहने दिया है, उससे समस्त मुंह और सिर को भर दिया है। मैं अप्रसन्न होकर बोला, कवि ने बसंत को नहीं बुलाया। वह कहता है कि इस वक्त यम का दक्षिण द्वार खुला है, अतः गाड़ी को बंद न करोगे तो शायद वह यहीं आकर हाजिर हो जाएगा। गौहर ने हंसकर कहा, चलकर देखोगे एक बार? चकोतरे के 2 पेड़ों पर फूल खिले हैं। कोई आधा कोस से उनकी गंध आती है। सामने वाला जामुन का पेड़ माधवी फूलों से भर गया है। उसकी एक डाल पर मालती की लता है। फूल अभी खिले नहीं हैं, कलियों के गुच्छे लटक रहे हैं। हमारे चारों ही ओर आम के बगीचे हैं। अब की बार बौर से आम के झाड़ छा गए हैं। कल सुबह मधुमक्खियों का मेला देखना, कितने नीलकंठ, कितनी बुलबुलें और कितनी कोयलों के गान। इस वक्त चांदनी रात है, इस कारण रात को भी कोयल की कूक नहीं रुकती। बाहर के कमरे की दक्षिण वाली खिड़की यदि खुली रखोगे तो तुम्हारी पलकें ही न झपकेंगी। लेकिन इस बार यूं ही न छोड़ दूंगा भाई, यह पहले से कह देता हूँ। इसके अलावा खाने की कोई फिक्र नहीं। चक्रवर्ती महाशय को एक बार खबर मिलने भर की देर है। तुम्हारा आदर गुरु की तरह करेंगे। आमंत्रण की अकपट आंतरिकता से मुग्ध हो गया। कितनी मुद्दतों बाद मुलाकात हुई है, लेकिन वह ठीक उसी दिन जैसा गौहर है, जरा सा भी नहीं बदला। वैसा ही बचपना है, मित्र मिलने पर वैसा ही अकृत्रिम उल्लास। गौहर मुसलमान फकीर संप्रदाय का है। सुना गया है कि उसके पिता बाउल थे। वे राम प्रसादी और दूसरे गीत गा गा कर भिक्षा मांगते थे। उनकी पाली हुई सारिका की अलौकिक संगीत पारदर्शिता की कहानी उन दिनों बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन गौहर के पिता पैतृक वृत्ति को छोड़कर तिजारत और पाट का कारोबार करने लगे और अपने लड़के के लिए बहुत सी जमीन जायदाद खरीद कर छोड़ गए। परंतु लड़के में बाप जैसी व्यापारिक बुद्धि नहीं है, बल्कि बाबा का काव्य और संगीत के प्रति अनुराग ही उसमें आया है। अतः पिता की जी तोड़ मेहनत से संचित जमीन जायदाद और खेती बाड़ी का अंत में क्या परिणाम होगा, यह शंका और संदेह का विषय है। खैर जो हो, उन लोगों का मकान बचपन में देखा था, ठीक से याद नहीं। अब वह शायद कवि की वाणी साधना के तपोवन के रूप में रूपांतरित हो गई हो। उसे एक बार आंखों से देखने की इच्छा हुई। उसके ग्राम पद से मैं परिचित हूँ, उसकी दुर्गमता भी याद आती है, किंतु थोड़ी ही देर बाद मालूम हो गया कि शैशव की उस याद के साथ आज की आंखों से देखने की कोई तुलना ही नहीं थी। बादशाही जमाने की सड़क है, अतिशय सनातन। मिट्टी पत्थरों की परिकल्पना यहाँ के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, संस्कार या मरम्मत की संभावना भी लोगों के मन में बहुत पहले ही छूट गई है। गांव वाले जानते हैं कि शिकायत या अभियोग फिजूल है। उनके लिए किसी भी दिन राजकोष में रुपए नहीं होंगे। उस सड़क पर बहुकाल से संचित और स्तूपीकृत बालू और मिट्टी की रुकावट को हटाती हुई हमारी गाड़ी सिर्फ चाबुक के जोर से अग्रसर हो रही थी। ऐसे ही वक्त गौहर ने एकदम बड़े जोर से चिल्लाया, गाड़ीवान, और नहीं, ठहरो, एकदम रुको। उसने यह इस तरह कहा जैसे पंजाब मेल का मामला हो, जैसे पल भर में ही सब वैक्यूम ब्रेक अगर बंद न किया जाए तो सर्वनाश की संभावना है। गाड़ी रुक गई। बाएं हाथ वाला रास्ता उसके गांव जाने का है। उतरकर गौहर ने कहा, श्रीकांत उतर आओ,
मैं बैग लेता हूँ, तुम बिछौना उठाओ, चलो। शायद गाड़ी और आगे नहीं जाएगी। नहीं, देखो ना, रास्ता ही नहीं है। यह सही है। दक्षिण बाईं ओर कांटेदार पेड़ और बेंत कुंज की घनी और सम्मिलित शाखा प्रशाखाओं के कारण गांव की वह गली अतिशय संकीर्ण हो गई है। गाड़ी को अंदर घुसने का तो प्रश्न ही अवैध था, क्योंकि अगर आदमी भी होशियारी के साथ झुककर न घुसे तो कांटों में फंसकर उसके कपड़ों का फटना अनिवार्य है। अतएव कवि के कथनानुसार वहां का प्राकृतिक सौंदर्य अनिर्वाचनीय था। उसने बैग को कंधों पर रखा और मैंने बिछौनों को बगल में दबाया। इस तरह हम लोग गोधूली की बेला में गाड़ी से उतरे। कवि गृह में जब पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। अंदाजा लगाया कि आकाश में वसंत रात्रि का चंद्रमा भी निकल आया है। मकान के चारों ओर बांसों का घना वन है। बहुत संभव है कि इसी जंगल में उसका कोयल, नीलकंठ और बुलबुलों का झुंड रहता हो और उन्हीं की पुकार तथा गानों को सुनकर यह कवि व्याकुल होता रहता हो। बांस के पक्के सूखे हुए असंख्य पत्तों ने झड़-झड़ कर आंगन और चबूतरे को चारों ओर से परिव्याप्त कर रखा है। इन पर नजर पड़ते ही प्रेरणा से सारा मन क्षण भर में गर्जना कर उठा कि झड़े हुए पत्तों का गीत गाया जाए। नौकर ने आकर बाहर की बैठक खोल दी और बत्ती जला दी। गौहर ने तख्त दिखाते हुए कहा, तुम इसी कमरे में रहो, देखना कैसी सुंदर हवा आती है। फर्श पर पैर रखते ही सारा शरीर सनसना उठा। खाट के पाए के पास चूहे ने अपना बिल बनाकर मिट्टी जमा कर रखा था। मैंने उसे दिखाकर कहा, गौहर, इस कमरे में क्या तुम लोग कभी झांकते भी नहीं? गौहर ने जवाब दिया, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अंदर रहता हूँ, कल सब साफ करवा दूंगा। साफ तो हो जाएगा, लेकिन इस बिल में सांप भी तो रह सकते हैं। नौकर ने कहा, 2 थे लेकिन अब नहीं है। ऐसे दिनों में वे नहीं रहते, हवा खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। पूछा, यह कैसे मालूम हुआ मियाँ? गौहर ने हंसते हुए कहा, यह मियाँ नहीं, अपना नवीन है, पिताजी के जमाने का आदमी। गाय भैंस खेती बाड़ी देखता है और मकान की हिफाजत भी करता है। हमारे यहाँ क्या है और क्या नहीं सब इसे पता है। नवीन बंगाली हिंदू है और पिता के जमाने का आदमी। इस घर के गाय भैंसे खेती बाड़ी से लेकर मकान तक का सारा हाल जानना उसके लिए असंभव नहीं। तथापि सांप के बारे में भी उनकी बातों से निश्चिंत न हो सका। यहाँ तो मकान भर को दक्षिण की हवा लगी हुई है। सोचा, इसमें शक नहीं कि हवा के लोभ में सर्प युगल बाहर जा सकते हैं, परंतु उन्हें लौटने में कितनी देर लग सकती है। गौहर ने ताड़ लिया कि मुझे तसल्ली नहीं हुई है। कहा, तुम तो खाट पर रहोगे, फिर तुम्हें डर किस बात का? इसके अलावे वे कहाँ नहीं रहते? भाग्य में लिखा था इससे राजा परीक्षित को भी रिहाई नहीं मिली है, फिर हम तो तुच्छ हैं। नवीन, कमरे में झाड़ू लगाकर एक ईंट से बिल को ढक देना, भूलना नहीं। अच्छा श्रीकांत, कहो तो तुम क्या खाओगे? मैंने कहा, जो कुछ मिल जाए। नवीन बोला, दूध, चिवड़ा और अच्छी ईख का गुड़, आज के लायक। मैंने कहा, ठीक है ठीक है, इस मकान में यही चीजें खाने की मुझे आदत है और कुछ जुटाने की जरूरत नहीं। बल्कि तुम कहीं से एक ईंट ले आओ भाई, बिल को मजबूती से ढक दो जिससे दक्षिण की हवा से पेट भरकर जब वे घर लौटे तो फिर एकाएक इसमें घुस न सके। हाथ में रोशनी लेकर नवीन कुछ देर तक तख्त के नीचे झांकता रहा, फिर बोला, नहीं, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता जी? उसने सिर हिलाकर कहा, बिल का मुंह क्या अकेला है बाबू? पजाबा भर ईंटें चाहिए। चूहों ने जमीन को एक बारगी पोला कर डाला है। गौहर विशेष विचलित न हुआ। उसने आदमी लगाकर कल अवश्य मरम्मत करा देने का हुक्म दे दिया। नवीन हाथ पैर धोने के लिए पानी देकर फलाहार का आयोजन करने जब भीतर गया तो मैंने पूछा, और तुम क्या खाओगे गौहर? मैं? मेरी एक बूढ़ी मौसी है, वही खाना बनाती है। खैर, यह खाना पीना खत्म हो जाए तो अपनी रचना तुम्हें सुनाऊं। वह अपने काव्य के ध्यान में ही मग्न था। अतिथि के आराम और सुविधा का ख्याल शायद उसने किया ही नहीं। बोला, बिछौना बिछा दूं, क्या कहते हो? रात को हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, क्यों? यह एक और आफत आई। कहा, नहीं भाई गौहर, तुम अपने कमरे में जाकर सो, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल सुबह ही तुम्हारी रचना सुनूंगा। कल सुबह? तब क्या वक्त रहेगा? अवश्य रहेगा। गौहर चुप होकर कुछ सोचता रहा। बोला, अच्छा श्रीकांत, एक काम किया जाए तो कैसा हो? मैं पढ़ता हूँ और तुम लेटे लेटे सुनते रहना, नींद आने पर मैं चला जाऊंगा, क्या कहते हो? यह ठीक है ना? क्यों? मैंने विनती करते हुए कहा, नहीं भाई गौहर, इससे तुम्हारी किताब की मर्यादा नष्ट होगी, कल मैं पूरा ध्यान लगाकर सुनूंगा। गौहर ने क्षुब्ध चेहरे से विदा ली, पर विदा करके मेरा मन भी प्रसन्न नहीं हुआ। यह एक ही पागल है। पहले इसके इशारों से तो मैंने यही समझा कि अपने काव्य ग्रंथ को वह प्रकाशित कराना चाहता है और उसे आशा है कि उससे सारे संसार में धूम मच जाएगी। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। पाठशाला और स्कूल में सिर्फ उसने थोड़ी सी बांग्ला और अंग्रेजी सीखी थी। इच्छा भी नहीं थी और शायद समय भी नहीं मिला।
शैशव में न जाने कब और कैसे कविता से प्रेम कर बैठा। संभव है कि वह प्रेम उसकी शिराओं के खूनों में बह रहा हो। उसके बाद शायद संसार में सब कुछ उसकी नज़रों में अर्थहीन हो गया। अपनी अनेक रचनाएं उसे याद है। गाड़ी में बैठा हुआ बीच बीच में वह गुनगुना कर उसकी आवृत्ति भी करता था। उस वक्त सुनकर यह नहीं सोचा था कि इस अक्षय भक्त को वाग्देवी अपने स्वर्ण पद्म की एक पंखुड़ी देकर किसी दिन पुरस्कृत करेंगी। बिछौने पर लेटा हुआ सोचने लगा कि 12 साल बाद मुलाकात हुई। इन 12 वर्षों से उसने सब पार्थिव स्वार्थों को तिलांजलि देकर एक रचना के बाद दूसरी गूंद करके श्लोकों का पहाड़ जमा कर लिया था। पर यह सब किस काम आएगा? जानता हूँ किसी काम नहीं आएगा। गौहर आज नहीं है, पर उसकी तपस्या का स्मरण करके आज भी मन दुखी होता है। सोचता हूँ कि न जाने कितने शोभाहीन गंधहीन फूल लोक चक्षुओं के अंतराल में खिलते हैं और अपने आप ही मुरझा जाते हैं, परंतु विश्व विधान में यदि उनकी कोई सार्थकता है तो शायद गौहर की साधना भी कभी व्यर्थ न हुई होगी। गौहर ने बहुत सवेरे ही पुकार कर मेरी नींद खोल दी। तब शायद 7 बजे थे या 9 भी बजे हो। उसकी इच्छा थी कि वसंत के दिनों में बंगाल की निभृत गांवों के लोकोत्तर शोभा सौंदर्य को मैं अपनी आंखों से देखकर धन्य हूँ। उसका भाव कुछ ऐसा था कि मानो मैं विलायत से लौट कर आया हूँ। उसका आग्रह पागलों जैसा था। अनुरोध टालने का उपाय ही नहीं था, अतएव हाथ मुंह धोकर तैयार होना पड़ा। प्राचीर से सटे हुए एक अधमरे जामुन के पेड़ के आधे हिस्से में माधवी और अधिक में मालती लता लिपटी हुई थी। यह कवि की अपनी योजना है। अत्यंत निर्जीव शक्ल, फिर भी एक में थोड़े से फूल खिले हैं और दूसरे में अभी कलियां फूटी हैं। उसकी इच्छा थी कि थोड़े से फूल मुझे उपहार दे, पर पेड़ में इतने लाल चींटे थे कि छूने का उपाय ही न सूझा। उसने यह कहकर मुझे सांत्वना दी कि कुछ थोड़ी ही देर बाद उन्हें आकड़ी से अनायास ही झाड़ दिया जाएगा। नवीन ने एकदम से आकर कहा, कोई 2-3 सियार पागल हो रहे हैं, ढोर आदमियों को काटते डाल रहे हैं। मैं डर के पीछे हट गया। कहाँ रे नवीन? यह क्या मैंने देखा कि कहाँ? कहीं न कहीं झाड़ी में छिपे बैठे होंगे। अगर जाते हो तो आंखें खोल कर जाना। तो भाई जाने वाने का काम नहीं गौहर। वाह रे, इस वक्त कुत्ते और सियार जला पागल हो ही जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से क्या लोग रास्ते में चलना बंद कर देंगे? खूब कहा। यह भी दक्षिण की हवा का मामला है। अतएव प्रकृति की शोभा देखने साथ जाना ही पड़ा। रास्ते में दोनों ओर आम के बगीचे हैं। करीब पहुंचते ही असंख्य छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चट चट पट पर आवाज करते हुए आम्र मुकुलों को छोड़कर आंख नाक मुंह और कपड़ों के भीतर घुस गए। सूखे पत्तों पर आम का मधु गिरकर चिपकनी लेई की तरह हो गया था। वह जूतों के तले चिपकने लगा। गौहर के मतानुसार यह वक्त पागल होने लायक ही है, इसीलिए करौंदे के फूलों की शोभा और किसी दिन किसी समय उपभोग की जाएगी। आज गौहर और मैं, यानी नवीन के ढोर आदमी, ने जरा तेज कदम के साथ ही स्थान त्याग दिया। मैं कह चुका हूँ कि हमारे गांव की नदी इस गांव की सीमा से भी होकर बहती है। वर्षा की चौड़ी जलधारा वसंत के समागम से पतली और शीर्ण हो गई है। नदी के उस पार कुछ मकरे पेड़ में सैकड़ों लाल फूल खिले हुए थे, लेकिन इस वक्त कवि की दृष्टि उस ओर आकर्षित करना मुझे ठीक नहीं लगा। उसने कहा, चलो घर लौट चले। अच्छा चलो, मेरा ख्याल था कि ये सब चीजें अच्छी लगेंगी। मैंने कहा, अच्छी लगेंगी भाई, लगेंगी। अच्छे अच्छे शब्दों को तुम इन कविता में लिखो, मैं पढ़कर खुश होऊंगा। शायद इसीलिए गांव के आदमी एक बार भूल कर भी इन्हें नहीं देखते हैं, उन्हें अरुचि हो गई है। भाई, आंखों की रुचि और कानों की रुचि एक सी नहीं है। जो यह सोचते हैं कि कवि के वर्णन को अपनी आंखों से देखने पर लोग मोहित हो जाते हैं, वह नहीं जानते कि सत्य क्या है। दुनिया के हर काम में यह बात लागू होती है। आंखों के लिए जो एक साधारण घटना या बहुत मामूली सी वस्तु है, वही कवि की भाषा में नई सृष्टि हो जाती है। तुम जो देखते हो वह भी सत्य है, और जो मैं देख नहीं सका वह भी सत्य है। इसके लिए तुम दुखी मत होना गौहर। तो भी लौटते समय रास्ते में उसने और न जाने कितनी और क्या क्या वस्तुएं दिखाने की चेष्टा की। पथ का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता पौधा मानो उसका सब जाना पहचाना हुआ हो। न जाने कब एक पेड़ की छाल औषधि के लिए छील कर ले गया था और उससे चिपकने वाला पदार्थ अब भी झर रहा था। सहसा उसे देखकर गौहर सिहर उठा। उसकी आंखें छलछलाईं। उसके मुंह की ओर देखकर यह स्पष्टता से समझ गया कि अंदर में उसे कितनी वेदना का अनुभव हुआ है। चक्रवर्ती जो अपनी सब खोई हुई चीजें पुनः प्राप्त कर रहा था, सो केवल अपनी होशियारी के कारण नहीं, इसका कारण तो गौहर का स्वभाव है। ब्राह्मण के प्रति मेरा क्रोध कुछ अपने आप ही कम हो गया। चक्रवर्ती से मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि सुना गया कि उसके घर में 2 नातियों पर शीतला माता की कृपा हुई है। खैर, घर पहुंचकर गौहर ने अपना पोथा मेरे सामने हाजिर कर दिया। ऐसा आदमी संसार में विरला ही होगा
जिसे उसका परिणाम देखकर भय न लगता। बोला, बिना पढ़े छुट्टी नहीं मिलेगी श्रीकांत, और तुम्हें अपनी सच सच राय देनी होगी। क्या आशंका तो थी ही, साफ साफ राजी हो सकूं इतना साहस नहीं था। तो भी कवि की वाटिका में इस यात्रा के एक के बाद एक मेरे 7 दिन काव्यालोचना में ही कट गए। काव्य की बात जाने दो, किंतु सघन सहचर्य में मनुष्य का जो परिचय मिला वह जितना सुंदर था उतना ही विस्मयकारक। एक दिन गौहर ने कहा, श्रीकांत, तुम्हें वर्मा जाने की क्या जरूरत है, हम दोनों के ही अपना कहने लायक कोई नहीं, तो आओ हम दोनों भाई यहीं एक साथ जीवन बिता दे। हंसकर मैंने कहा, मैं तुम्हारी तरह कवि नहीं हूँ भाई, न पेड़ पौधों की भाषा ही समझता हूँ, न ही उनसे बातें कर सकता हूँ। फिर इस जंगल में कैसे रहूंगा? 2 दिन में हाँफ जाऊंगा। गौहर ने गंभीर होकर कहा, किंतु मैं उनकी भाषा वाकई समझता हूँ, वे सचमुच बोलते हैं। क्या तुम लोग विश्वास नहीं करते? मैंने कहा, यह तो तुम भी समझते हो कि विश्वास करना मुश्किल है। गौहर ने सरलता से स्वीकार कर लिया। कहा, हाँ हाँ, यह तो समझता हूँ। एक दिन सुबह अपनी रामायण का अशोक वन वाला अध्याय कुछ देर तक पढ़ने के बाद उसने हठात किताब बंद कर दी और मेरी ओर घूमकर प्रश्न किया, अच्छा श्रीकांत, तुमने कभी किसी को प्यार किया है? कल बहुत रात तक जागकर राजलक्ष्मी को शायद अपनी अंतिम चिट्ठी लिख रहा था। उसमें बाबा की बातें, पुंटू की कथा और उसके दुर्भाग्य का समस्त विवरण था। उन लोगों को वचन दिया था कि एक आदमी की अनुमति मांगूंगा, सो वह भिक्षा भी उसमें मांगी थी। चिट्ठी भेजी नहीं थी, उस वक्त पॉकेट में ही पड़ी हुई थी। गौहर के प्रश्न के उत्तर में हंसकर कहा, नहीं। गौहर ने कहा, यदि कभी प्यार करो, यदि कभी किसी दिन ऐसा आए तो मुझे जताना श्रीकांत। जानकर क्या करोगे? कुछ भी नहीं, तब सिर्फ तुम लोगों के बीच कुछ दिन जाकर काट आऊंगा। अच्छा, और अगर उस वक्त रुपयों की जरूरत पड़े तो मुझे खबर दे देना। बाबूजी बहुत से रुपये छोड़कर गए हैं, वह मेरे काम तो आएगा नहीं, किंतु शायद तुम लोगों के काम आ जाए। उसके कहने का तरीका कुछ ऐसा था कि सुनते ही आंखों से अश्रु निकल पड़े। कहा, अच्छा, यह भी खबर दूंगा, पर आशीर्वाद दो कि इसकी कभी जरूरत न पड़े। मेरे जाने के दिन गौहर फिर मेरा बैग उठाकर प्रस्तुत हो गया। इसकी जरूरत न थी। नवीन तो शर्म से प्रायः अधमरा हो गया, पर उसने एक न सुनी। ट्रेन में बैठाकर वह औरतों की तरह रोकर बोल उठा, मेरे सिर की कसम है श्रीकांत, चले जाने के पहले एक दिन फिर आना, ताकि फिर एक बार मुलाकात हो जाए। आवेदना की उपेक्षा नहीं कर सका। वचन दिया कि मिलने के लिए एक बार फिर आऊंगा। कलकत्ता पहुंचकर कुशल संवाद तो दोगे ना? यह वचन भी दिया, मानो न जाने कितनी दूर चला जा रहा हूँ। कलकत्ते के मकान में जब पहुंचा तब प्रायः संध्या हो गई थी। चौखट पर पैर रखते ही जिसके दर्शन हुए वह और कोई नहीं, स्वयं रतन था। यह क्या रे, तू है? हाँ, मैं ही हूँ, और कल से बैठा हूँ। एक चिट्ठी है। समझ गया कि उसी प्रार्थना का उत्तर है। कहा, डाक से भेजने पर भी तो चिट्ठी मिल जाती। रतन ने कहा, यह व्यवस्था किसान, मजदूर और साधारण गृहस्थ के लिए है। माँ की चिट्ठी अगर एक आदमी बिना खाए पिए और सोए 500 मील हाथ में लेकर दौड़ता हुआ न आए तो खो न जाएगी। आप तो सब जानते हैं, क्यों झूठ मूठ पूछ रहे हैं? बाद में सुना कि रतन का यह अभियोग झूठा है, क्योंकि खुद ही उद्धत होकर यह चिट्ठी अपने हाथ में लेकर वह आया है। मालूम हुआ कि ट्रेन की भीड़ और आहार वगैरह की अव्यवस्था के कारण उसका मिजाज बिगड़ गया है। हंसकर कहा, अच्छा ऊपर आ, चिट्ठी पीछे पढ़ूंगा, चल पहले तेरे खाने का इंतजाम कर दूं। रतन ने पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया और कहा, चलिए। डकार से चौंकता हुआ रतन दाखिल हुआ। कह रतन, पेट भर गया? जी हाँ, आप चाहे कुछ भी कहे बाबूजी, लेकिन हमारे कलकत्ते के बंगाली ब्राह्मणों के अलावा और कोई रसोई बनाना नहीं जानता। उनके आगे तो इन मारवाड़ी महाराजों को जानवर ही कहा जा सकता है। मुझे याद नहीं कि दोनों प्रांतों की रसोई की अच्छाई बुराई या रसोइये की कला के बारे में रतन से कभी मैंने बहस की हो, पर जितना मैं रतन को जानता हूँ उससे यही ख्याल हुआ कि सुप्रचुर भोजन से वह खूब संतुष्ट हुआ है। अगर यह बात न होती तो वह पश्चिमी रसोइयों के बारे में ऐसी निरपेक्ष राय न दे सकता। उसने कहा, गाड़ी में धक्के तो कम नहीं लगे हैं, हाथ पैर फैलाकर लेटे बिना। तो अच्छा है रतन, चाहे कमरे में चाहे बरामदे में बिछौना बिछाकर सो जा, कल सारी बातें होंगी। न जाने क्यों चिट्ठी के लिए कोई उत्कंठा न थी। ऐसा लग रहा था उसमें जो कुछ लिखा होगा वह तो मालूम ही है। रतन ने फतुई की जेब से एक लिफाफा निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। चमड़े से सील मोहर किया हुआ था। बोला, बारामदे की इस दक्षिणी वाली खिड़की के बगल में बिछौना बिछा लूं? मसहरी लगाने की झंझट ना होगी। कलकत्ते के अलावा ऐसा सुख और कहाँ है। जाता हूँ।
किंतु सब खबर तो अच्छी है न रतन? रतन ने मुंह गंभीर कर कर कहा। ऐसा ही तो लगता है। गुरुदेव की कृपा से मकान का बाहरी हिस्सा गुलजार है। भीतर दास दासियों, बंकू बाबू और नई बहू ने आकर घर द्वार रोशन कर दिया है। और सबके ऊपर माँ है जो मकान की मालकिन है। ऐसी गृहस्थी की कौन बुराई करेगा? लेकिन मैं बहुत पुराना नौकर हूँ, जाति का नाई हूँ। रतन को इतनी जल्दी भुलावा नहीं दिया जा सकता बाबू। इसीलिए तो उस दिन स्टेशन पर आंखों के अश्रु को रोक न सका था। यह निवेदन किया था कि परदेश में नौकरों की कमी होने पर रतन को एक बार जरूर खबर दे दे। जानता हूँ आपकी सेवा करने पर भी उसी माँ की सेवा होगी, धर्म का पतन नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ चुपचाप ताकता रहा। वह कहने लगा, बंकू बाबू की अब उम्र भी हो गई है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर आदमी भी बन गए हैं। शायद सोचते होंगे कि दूसरे के अधीन किस लिए रहा जाए। दान पत्र के जोर से सब तो मार लिया है। मानता हूँ मोटे तौर पर उन्होंने काफी हाथ साफ किया है, पर वह कितने दिनों का है बाबू? बात अब भी साफ न हुई थी। एक धुंधली छाया आंखों के सामने तैर गई। वह फिर कहने लगा, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि महीने में कम से कम 2 दफा मेरी नौकरी छूट जाती है। हालत बुरी है, नाराज होकर जा भी सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं जाता? जा नहीं सकता। इतना जानता हूँ कि जिसकी दया से यह सब कुछ हुआ है, उसके एक निश्वास से ही अश्विनी के मेघ की तरह सब लोप हो जाएगा। वह पलक मारने की भी फुर्सत नहीं देगा। यह माँ की नाराजगी नहीं है, यह तो मेरे देवता का आशीर्वाद है। यहाँ यह स्मरण करा देना आवश्यक है कि बचपन में रतन थोड़े दिनों तक प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर चुका है। कुछ रुक कर कहा, माँ ने मना कर दिया है, इसीलिए कभी नहीं कहता। घर में जो कुछ था बाबा ने ले लिया। जजमानों को एक घर तक नहीं दिया। एक छोटा लड़का लड़की और उनकी माँ को छोड़कर पेट के लिए एक दिन गांव छोड़कर बाहर निकल पड़ा। पर पहले जन्म की तपस्या थी। मेरी नौकरी माँ के घर लग गई। सारा दुखड़ा उन्हें सुनाया, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1 वर्ष के बाद मैंने निवेदन किया, माँ, बच्चों को देखने की इच्छा है, अगर कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती। माँ हंसकर बोली, फिर आओगे ना? जाने के दिन हाथ में पोटली देते हुए माँ ने कहा, रतन, बाबा से लड़ाई झगड़ा मत करना भैया। जो कुछ तुम्हारा चला गया उसे इसके द्वारा फेर लेना। गठरी खोलकर देखता हूँ तो 500 रुपये हैं। पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो जागृत अवस्था में स्वप्न देख रहा हूँ। मेरे उसी माँ से बंकू बाबू अब उल्टी सीधी बातें करते हैं, आड़ में खड़े होकर फुसफुसाते हैं। सोचता हूँ अब इनके ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि अब माँ लक्ष्मी ही जाने वाली है। मैंने यह आशंका नहीं की थी। चुपचाप सुनने लगा। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों के क्रोध और क्षोभ से रतन फूल रहा है। बोला, माँ जब देती है तो दोनों हाथों से उड़ेल कर देती है। बंकू को भी दिया, इसीलिए उसने सोच लिया कि मधु निचेड़े हुए छत्ते की क्या कीमत है। इस वक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे जलाया ही जा सकता है, इसीलिए उसको वे इतनी अप्रिय हो रही हैं। मूर्ख यह जानता ही नहीं कि आज भी माँ एक गहना बेच दे तो ऐसे 5 मकान तैयार हो सकते हैं। यह तो मैं भी नहीं जानता था, हंसकर कहा। ऐसी बात है, पर वह सब है कहाँ? रतन भी हंसा, बोला, उन्हीं के पास है। माँ ऐसी बेवकूफ़ नहीं। सिर्फ आपके ही चरणों पर सर्वस्व लुटाकर वे भिखारिन हो सकती हैं, किंतु और किसी के लिए नहीं। बंकू नहीं जानता है कि आपके जिंदा रहते माँ को आश्रय की कमी नहीं होगी, और जब तक रतन जीवित है तब तक उन्हें नौकरों के लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं। उस दिन काशी में आपके इस तरह चले जाने की वजह से माँ के हृदय में कैसा तीर चुभा है, इसकी खबर क्या बंकू बाबू रखते हैं? गुरु महाराज को भी उसकी खोज खबर कहाँ से मिल सकती है? पर मुझे तो उन्होंने खुद ही विदा किया था, इसकी खबर तो है ना तुम्हें रतन? जीभ निकालकर रतन शर्म से गड़ गया। उसमें इतनी विनय इसके पहले कभी नहीं देखी थी। कहा, बाबू, हम तो नौकर चाकर हैं, ये सब बातें हमारे कानों को नहीं सुननी चाहिए, यह झूठ है। रतन थकावट मिटाने चला गया। शायद कल 8 बजे के पहले उसके शरीर में स्फूर्ति ही नहीं आएगी। 2 बड़ी खबरें मिली। एक तो यह कि बंकू अब बड़ा हो गया है। पटने में जब पहली बार उसे देखा था उस वक्त उसकी उम्र 16-17 की थी। अब 21 वर्ष का युवक है, बल्कि इन 5-6 वर्षों में पढ़ लिख कर वह बड़ा आदमी बन गया है।
अतः शैशव का वह सकृतज्ञ स्नेह यदि यौवन के आत्मसम्मान बोध में सामंजस्य न रख पाता हो तो इसमें विस्मय की बात ही क्या है। दूसरी खबर यह कि राजलक्ष्मी की गंभीर वेदना का पता न तो बंकू को और न ही गुरुदेव को आज तक मिल सका है। मेरे मन में ये दोनों ही बातें बहुत देर तक घूमती रही। बड़े यत्न से अंकित चमड़े की सील मोहर को देखकर चिट्ठी खोली। उसके हाथ की लिखावट ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला है, पर ख्याल आया कि अक्षर ऐसे तो नहीं है कि पढ़ने में तकलीफ हो, लेकिन फिर भी अच्छे नहीं हैं। पर यह पत्र उसने बहुत सावधानी से लिखा है। शायद उसे डर था कि मैं चिढ़कर फेंक न दूं, बल्कि शुरू से आखिरी तक सब कुछ आसानी से पढ़ जा सकूं। आचार और आचरण में राजलक्ष्मी उस युग की प्राणी है। प्रणय निवेदन की अधिकता तो दूर की बात है, बल्कि यह भी याद नहीं आता कि उसने मेरे सामने कभी कहा हो कि मैं प्रेम करती हूँ। उसने चिट्ठी लिखी है मेरे प्रार्थना के अनुकूल अनुमति देकर, तो भी न जाने क्या लिखा है, पढ़ने में जाने क्यों डर लग रहा है। उसके बाल्यकाल की याद आ गई। उस दिन गुरु महाशय की पाठशाला में उसका पढ़ना लिखना बंद हो गया था। बाद में शायद घर पर ही थोड़ा पढ़ लिख लिया हो। अतएव भाषा का इंद्रजाल, शब्दों की झनकार, पद विन्यास की मधुरता कि उसके पत्र में आशा करना अन्याय है। कुछ मामूली प्रचलित बातों में ही मन के भाव व्यक्त करने के अलावा वह और क्या करेगी। अनुमति देकर मामूली शुभकामना की 2 लाइनें होंगी, यही तो। पर लिफाफा खोलकर पढ़ना शुरू करते ही कुछ देर के लिए बाहर का और कुछ भी याद न रहा। पत्र लंबा नहीं है, लेकिन भाषा और भंगी जितनी सरल और सहज समझी थी उतनी नहीं है। मेरे आवेदन का उत्तर उसने इस तरह दिया है। काशी धाम, प्रणाम के उपरांत सेविका का निवेदन। इस बार मिलाकर कुल 100 दफ़ा तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, तो भी समझ में नहीं आता कि तुम पागल हो गए हो या मैं। तुमने शायद यह ख्याल किया है कि मैंने तुम्हें पढ़ा हुआ पा लिया था, परंतु तुम कहीं पढ़े हुए नहीं थे। तुम बहुत तपस्या के बाद मिले थे, बहुत आराधना के बाद। इसलिए विदा देने के मालिक तुम नहीं हो। मुझे त्याग करने का मालिकाना अधिकार तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम्हें याद नहीं, फूलों के बदले वन के करौंदे तोड़कर उनकी माला गूंथकर किस शैशव में मैंने तुम्हें वरण किया था। हाथों में कांटे चुभ जाने की वजह से खून बहने लगता था। लाल माला का वह लाल रंग तुम नहीं पहचान सके थे। बालिका की पूजा का अर्घ्य उस दिन तुम्हारे गले में था, परंतु तुम्हारे हृदय पर रक्त रेखा से जो लेखा अंकित कर देती थी वह तुम्हारी नज़रों में नहीं पड़ी। पर जिसकी नज़रों से संसार का कुछ भी नहीं छिपा रह सकता, उनके चरणों में मेरा निवेदन पहुंच गया था। उसके बाद आई दुर्योग की रात। काले मेघों ने मेरे आकाश की ज्योत्सना ढक दी, किंतु वास्तव में मैं हूँ या और कोई। इस जीवन में यथार्थ रूप में यह सब बातें हुई या सोते सोते स्वप्न देख रही थी। यह सोचते ही बहुधा मुझे डर लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। तब सब भूलकर जिसका ध्यान लगाकर बैठती हूँ उसका नाम नहीं लिया जाता, किसी से कहने की बात नहीं। उनकी क्षमा ही मेरे जगदीश्वर की क्षमा है। इसमें गलती नहीं, संदेह नहीं। यहाँ मैं निर्भय हूँ। हाँ, कहा था कि इसके बाद मेरे बुरे दिनों की रात आई। दोनों आंखों की रोशनी को कलंक ने बुझा दिया। पर वही क्या मनुष्य का समस्त परिचय है। उस अखंड ग्लानि के घने आवरण के बाहर उसका क्या कुछ भी बाकी नहीं है। अव्याहत अपराध के बीच बीच में मैंने उसे बार बार देखा है। अगर ऐसा न होता, विगत दिनों का राक्षस यदि समस्त अनागत अमंगल को निःशेष ग्रास कर लेता, तो फिर तुम मुझे कैसे मिलते। मेरे ही हाथों में लाकर फिर तुम्हें कौन सौंप जाता। मुझसे तुम 4-5 वर्ष बड़े हो, तो भी तुम्हें जो अच्छा लगता है वह मुझे शोभा नहीं देता। मैं बंगाली घर की लड़की हूँ। जीवन के 27 वर्ष पार कर चुकने के बाद यौवन का दावा नहीं करती। मुझे तुम गलत मत समझना, चाहे जितनी भी अधम क्यों न हो। अगर वह बात तुम्हारे मन में क्षण भर के लिए भी गुणाक्षर न्याय से भी आए, तो इससे बढ़कर शर्म की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। बंकू जिंदा रहे, वह बड़ा हो गया है, उसकी बहू आ गई है। तुम्हारी शादी के बाद उन लोगों के सामने मैं किस मुंह से निकलूंगी? यह अपमान कैसे सहूंगी? यदि तुम कभी बीमार पड़ो तो सेवा कौन करेगा? पुंटू? और मैं तुम्हारे मकान के बाहर ही नौकर के मुंह से खबर पूछकर लौट आऊंगी। इसके बाद भी जीवित रहने के लिए कहते हो? शायद तुम प्रश्न करोगे, तो क्या हमेशा ही ऐसा निस्संग जीवन काटूं? पर प्रश्न चाहे जो कुछ भी हो, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, तुम्हारे ऊपर है।
फिर भी अगर तुम बिल्कुल ही कुछ न सोच सको, बुद्धि का इतना क्षय हो गया हो, तो मैं उधार दे सकती हूँ, वह लौटानी नहीं पड़ेगी। लेकिन देखो, ऋण को कहीं अस्वीकार मत कर देना। तुम सोचते हो कि गुरुदेव ने मुझे मुक्ति मंत्र दिया है, शास्त्रों ने पद का संधान किया है, सुनंदा ने धर्म की प्रवृत्ति दी है, और तुमने दिया है सिर्फ भार और बोझ। ऐसे ही अंधे हो तुम लोग। पूछती हूँ, तुम्हें तो मैंने 23 वर्ष की उम्र में पा लिया था, पर इसके पहले यह सब कहाँ थे? तुम इतना ज्यादा सोच सकते हो और यह नहीं सोच सकते। मुझे आशा थी कि एक दिन मेरे सब पापों का नाश हो जाएगा, मैं निष्पाप हो जाऊंगी। यह लोभ क्यों है जानते हो? स्वर्ग के लिए नहीं, वह मुझे नहीं चाहिए। मेरी कामना है कि मेरे मरने के बाद फिर आकर जन्म ले सकूं। इसके माने समझ सकते हो? सोचा था कि पानी की धारा कीचड़ में मिल गई है, मुझे उसे निर्मल करना ही पड़ेगा। पर आज अगर उसका मूल स्रोत ही सूख जाए, तो पड़ा रह जाएगा मेरा जप तप, पूजा अर्चना। रह जाएगी सुनंदा, पड़े रह जाएंगे मेरे गुरुदेव। स्वेच्छा से मैं मरना नहीं चाहती, पर मेरे अपमान का ही कूट कौशल अगर तुमने सोच रखा हो, तो इसका विचार छोड़ दो। तुम अगर विष दोगे तो मैं पी लूंगी। मुझे जानते हो, इसलिए बता दिया कि जो सूर्य अस्त होगा, उसके पुनः उदय की आशा में बैठे रहने का वक्त अब मेरे पास नहीं है। इति राजलक्ष्मी। छुटकारा मिला। सुनिश्चित कठोर अनुशासन की चरम लिपि भेजकर उसने एक ओर से मुझे बिल्कुल निश्चिंत कर दिया। इस जीवन में उस विषय में सोचने के लिए अब और कुछ नहीं रहा, पर निसंशय पूर्वक यह तो मालूम हुआ कि क्या नहीं कर सकूंगा। पर इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इस बारे में राजलक्ष्मी बिल्कुल चुप है। शायद उपदेशों से भरी हुई एक चिट्ठी और किसी दिन लिखेगी, अथवा सशरीर ही मुझे तलब करेगी। लेकिन इस वक्त जो व्यवस्था हो गई है वह बहुत ही सुंदर है। इधर बाबा महोदय संभवतः कल सुबह आकर हाजिर ही हो जाएंगे। उन्हें भरोसा दे आया हूँ कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, अनुमति मिलने में विघ्न न होगा। पर जो कुछ आ पहुंचा है वह निर्विघ्न अनुमति ही तो है। रतन नाई के हाथ उसने कपड़े और मोर मुकुट नहीं भेजा, यही बहुत है। दूसरी ओर देश के मकान में विवाह का आयोजन निश्चय ही अग्रसर हो रहा होगा। पुंटू के आत्मीय स्वजनों में से शायद कोई कोई हाजिर भी हो गए होंगे, तथा प्राप्त वयस्क अपराधी लड़की को इतने दिनों की लांछना और भर्त्सना के बदले कुछ आदर मिल रहा होगा। यह जानता हूँ कि बाबा से क्या कहूँगा, पर वह बात कैसे कहूँगा यही समझ में नहीं आता। उनके निर्मम तकाजों, लज्जाहीन युक्तियों और वकालत के बारे में मन ही मन सोचकर एक और हृदय जितना रिक्त हो उठा। दूसरी ओर व्यर्थ प्रत्यावर्तन की निराशा से चिढ़े हुए परिवार वालों से उस अभागी लड़की को और भी ज्यादा उत्पीड़ित करने की बात सोचते ही हृदय को उतनी ही अधिक व्यथा पहुंची। पर उपाय क्या है? बिछौने पर लेटा हुआ बहुत रात तक जागता रहा। पुंटू की बात भूलने में देर नहीं लगी, पर गंगा माटी की बात बराबर याद आने लगी। जन विरल उस क्षुद्र गांव की स्मृति कभी मिट नहीं सकती। इस जीवन की गंगा जमुना की धारा एक दिन यहीं आकर मिली थी, और थोड़े अरसे तक पास पास प्रवाहित होकर एक दिन फिर यहीं से अलग भी हो गई थी। एक साथ रहने के वे क्षण स्थायी दिन, श्रद्धा से गहरे, स्नेह से मधुर, आनंद से उज्जवल और उनकी ही तरह निःशब्द वेदना से अत्यधिक स्तब्ध हैं। विच्छेद के दिन भी हमने प्रवंचना की निंदा से एक दूसरे को कलंक नहीं लगाया। नफे नुकसान के फिजूल के वाद विवाद से गंगा माटी के शांत गृह को हम धूम्राच्छन्न नहीं किए। वहाँ के सभी लोग यही जानते हैं कि हम एक दिन फिर लौट आएंगे, फिर हंसी खुशी होगी, और फिर आरंभ होगी भूस्वामिनी की दीन दुखियों की सेवा और सत्कार। पर वह संभावना तो खत्म हो गई है। प्रातः के विकसित मल्लिका दिन के अंत का हुक्म मानकर चुप हो गई है। यह बात वे स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। आंखों में नींद नहीं है। निद्राहीन रजनी प्रातः की ओर जितनी आगे बढ़ने लगी, उतनी ही इच्छा होने लगी कि रात खत्म न होने पाए। सिर्फ यही एक चिंता मानो मुझे मोहाच्छन्न करके रखी रही। बीती हुई कहानी घूम फिर कर मन में आती है। वीरभूमि जिले की वह तुच्छ कुटिया मन पर भूत की तरह चढ़ जाती है। हमेशा काम काज में फंसी हुई राजलक्ष्मी के दोनों स्निग्ध हाथ आंखों के सामने साफ नजर आते हैं। इस जीवन में परितृप्ति का ऐसा आस्वाद कभी किया है यह याद नहीं आता। अभी तक पकड़ा ही गया हूँ, पकड़ नहीं पाया हूँ। पर राजलक्ष्मी की एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो आज मैंने पकड़ ली। वह जानती है कि मैं निरोग नहीं हूँ, किसी भी दिन बीमार पड़ सकता हूँ। तब न जाने कहाँ की एक पुंटू मुझे घेर कर बैठी रहेगी। राजलक्ष्मी का कोई प्रभुत्व ही नहीं है। इतनी बड़ी दुर्घटना को वो अपने मन में स्थान नहीं दे सकती। संसार की सब बड़ी चीजों से वह वंचित कर सकती है अपने आप को।
पर यह असंभव है, यह उसके लिए असाध्य है। मौत तुच्छ है। इसके निकट एक और रह गए गुरुदेव, और एक और रह गए उसके जप तप और व्रत उपवास। चिट्ठी में उसने मुझे झूठा डर नहीं दिखाया है। सुबह के वक्त शायद सो गया था। रतन की पुकार सुनकर जब उठा तो काफी वक्त हो गया था। उसने कहा, न जाने कौन एक बूढ़े महाशय घोड़ा गाड़ी करके अभी आए हैं। वह बाबा हैं, पर किराए की गाड़ी से? संदेह हुआ। रतन ने कहा, साथ में एक 17-18 साल की लड़की भी है। वह पुंटू है। यह बेशरम आदमी उसे कलकत्ते के मकान तक घसीट कर लाया है। सुबह का प्रकाश तिक्तता से म्लान हो गया। कहा, उन्हें कमरे में लाकर बैठाओ रतन, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। यह कहकर मैं नीचे स्नान करने चला गया। घंटे भर बाद लौटते ही बाबा ने मेरी सादर अभ्यर्थना की, मानो मैं ही उनका अतिथि हूँ। आओ बेटा आओ, तबीयत तो अच्छी है ना? मैंने प्रणाम किया। बाबा ने पुकार मचाई, पुंटू कहाँ गई? पुंटू खिड़की के किनारे खड़ी होकर रास्ता देख रही थी। उसने पास आकर मुझे नमस्कार किया। बाबा ने कहा, इसकी बुआ शादी के पहले एक बार देखना चाहती थी। फूफा तो हाकिम है, 500 रुपये महीना पाते हैं। डायमंड हार्बर में तबादला हुआ है। घर गृहस्थी छोड़कर बाहर जाने की फुर्सत बुआ को नहीं है, इसलिए साथ लेता आया। सोचा कि दूसरे के हाथों में सौंपने के पहले उन्हें एक बार दिखा लाऊं। इसकी दादी माँ ने आशीर्वाद देकर कहा, पुंटू ऐसा ही भाग्य तेरा भी हो। मेरे कुछ कहने के पहले ही खुद बोले, मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा भैया। हाकिम हो चाहे कुछ भी हो, हैं तो रिश्तेदार। खड़े होकर काम कराना होगा, तब उन्हें छुट्टी मिलेगी। जानते हो बेटा कि शुभ कार्य में कितने विघ्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, श्रेयांसी बहुविघ्नानी। ऐसे एक आदमी खड़ा रहने पर किसी के चूं करने की मजाल न होगी। हमारे गांव के लोगों का तो विश्वास है नहीं, वे सब कुछ कर सकते हैं। पर वे तो हैं हाकिम, उनकी तो राशि ही नारी है। पुंटू के फूफा हैं। समाचार आवंतर नहीं। नया हुक्का खरीद कर रतन सयत्न चिलम सजा कर दे गया। थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद बाबा ने कहा, ऐसा लगता है इस आदमी को कहीं देखा है। रतन ने फौरन ही कहा, जी हाँ, देखा क्यों नहीं, देश के मकान में जब बाबू बीमार थे। ओ, तभी तो कहा कि पहचाना हुआ चेहरा है। जी हाँ, कहकर रतन चला गया। बाबा का मुख अत्यंत गंभीर हो गया। धूर्त आदमी ठहरे, शायद उन्हें सारी बातें याद आ गई। चुपचाप चिलम में दम लगाते हुए बोले, आने के लिए दिन देखकर आया था। बहुत अच्छा दिन है। मेरी इच्छा है कि आशीर्वाद का काम ऐसे ही खत्म कर जाऊं। नूतन बाजार में तो सभी चीजें बिकती हैं। नौकर को एक बार भेज नहीं सकते? क्या कहते हो? जब कुछ भी कहने को न मिला तो किसी तरह सिर्फ कह दिया नहीं। नहीं? नहीं क्यों? 12 बजे तक दिन बहुत अच्छा है। पांचांग है? मैंने कहा, पांचांग की जरूरत नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। बाबा ने हुक्के को दीवार से लगाकर रख दिया। चेहरा देखकर मैं ताड़ गया कि युद्ध करने के लिए वह तैयार हो रहे हैं। गले को बहुत शांत और गंभीर बनाकर कहा, सारा आयोजन एक तरह से पूरा हो गया है। लड़की के ब्याह की बात है, हंसी मजाक का मामला तो नहीं है। वचन देकर अब ना करने से कैसे काम चलेगा? पुंटू पीठ किए खिड़की के बाहर देख रही है और दरवाजे की आड़ में रतन कान लगाए खड़ा है। यह अच्छी तरह मालूम हो गया। मैंने कहा, वचन देकर तो नहीं आया था, यह आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ। कहा था कि एक व्यक्ति के अनुमति मिल जाने पर मैं राजी हो सकता हूँ। अनुमति नहीं मिली? नहीं। बाबा एक क्षण ठहर कर बोले, पुंटू के पिता कहते हैं कि सब मिलाकर वह 1000 रुपये देंगे। ज्यादा जोर लगाने पर 100-200 और ज्यादा दे सकते हैं। क्या कहते हो? रतन ने कमरे में घुसकर कहा, तमाकू क्या एक बार और बदल दूं? बदल दो। तुम्हारा नाम क्या है जी? रतन। रतन? बड़ा सुंदर नाम है। कहाँ रहते हो? काशी में। काशी? अच्छा। देवी जी भी शायद काशी में ही रहती हो। वहाँ क्या करती हैं? रतन ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, उस समाचार से आपको मतलब? बाबा जरा हंसकर बोले, नाराज क्यों होते हो बाबू? क्रोध करने की तो कोई बात नहीं है। गांव की लड़की है ना, इसलिए खबर जानने की इच्छा होती है। शायद उसके पास भी कभी जाना पड़े। खैर, वह अच्छी तरह से तो है ना? रतन बिना कोई जवाब दिए ही चला गया और कोई 2 मिनट बाद ही चिलम को फूंकता हुआ लौट कर आया और हुक्का हाथ में थमाकर चला ही जा रहा था कि बाबा ने उसे आवाज लगाई, रुको भाई, जरा गांव तो दिखा दो। कहते कहते वे रतन के आगे बहुत तेजी के साथ कमरे से निकल गए।
पुंटू ने मुंह फिराकर देखा और कहा, बाबा की बातों पर आप एतबार न कीजिएगा। पिताजी के पास 1000 रुपये कहाँ हैं जो देंगे। किसी तरह दूसरों के गहने मंगनी मांगकर जीजी की शादी की थी। अब वे लोग जीजी को नहीं बुलाते, कहते हैं कि हम लड़के की दूसरी शादी करेंगे। इस लड़की ने कभी मुझसे पहले बातें नहीं की थी। कुछ चकित होकर पूछा, तुम्हारे पिताजी वाकई 1000 रुपये नहीं दे सकते? पुंटू ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं। पिताजी को रेल में सिर्फ 40 रुपये मिलते हैं। स्कूल की फीस की वजह से ही मेरे छोटे भाई की पढ़ाई बंद हो गई। वह कितना रोता है। कहते कहते उसकी दोनों आंखें छलछल आईं। प्रश्न किया, सिर्फ रुपये के कारण ही तुम्हारी शादी नहीं हो रही है? पुंटू ने कहा, हाँ, इसी वजह से। हमारे गांव के अमूल्य बाबू के साथ पिताजी ने संबंध पक्का किया था। उनकी लड़कियां भी मुझसे बहुत बड़ी हैं, पर मां पानी में डूब मरने को गई तो शादी रुक गई। इस बार शायद पिताजी किसी की न सुनेंगे, वही मेरी शादी करा देंगे। पूछा, पुंटू, मैं तुम्हें पसंद हूँ? पुंटू ने लज्जा से मुंह नीचा करके जरा सिर हिला दिया। पर मैं भी तो तुमसे 14-15 साल बड़ा हूँ। पुंटू ने इस प्रश्न का कोई जवाब न दिया। पूछा, तुम्हारा क्या कहीं और संबंध नहीं हुआ था? पुंटू ने खुश होकर मुंह ऊपर उठाते हुए कहा, हुआ तो था। आप अपने गांव के कालिदास बाबू को जानते हैं? उनके छोटे लड़के ने बीए पास किया है। उम्र में मुझसे थोड़ी ही ज़्यादा है। उसका नाम शशिधर है। वह तुम्हें पसंद है? पुंटू हठात हंस पड़ी। मैंने कहा, पर शशिधर अगर तुम्हें पसंद न करे? पुंटू ने कहा, पसंद क्यों न करेगा? हमारे मकान के सामने होकर बराबर आता जाता रहता है। रांगा दीदी हंसी में कहती है कि वह सिर्फ मेरे लिए ही चक्कर काटता है। तो शादी क्यों नहीं हुई? पुंटू का चेहरा मलिन हो गया। उसने कहा, उसके पिताजी 1000 रुपये नगद और 1000 रुपये गहने मांगते हैं। ऊपर से शादी में भी 500 रुपये खर्च न होते। इतना तो जमींदार के घर की लड़की के लिए ही हो सकता है। सच है ना? वे बड़े आदमी हैं, उनके पास बहुत रुपए हैं। मेरी माँ गई थी उनके यहाँ, बहुत हाथ पैर जोड़े, पर उन्होंने एक न सुनी। शशिधर ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं। पर वह भी तो बहुत बड़ा नहीं है। उसके माँ बाप जिंदा है ना? यही सही है। शशिधर की शादी हो गई? पुंटू ने व्यग्र होकर कहा, नहीं, अभी नहीं हुई है। सुना है जल्द ही होगी। अच्छा, वहाँ तुम्हारी शादी हो जाने पर अगर वे लोग तुमसे प्रेम न करें? मुझसे प्रेम क्यों नहीं करेंगे? मैं रसोई बनाना, सिलाई करना और गृहस्थी के सारे काम जानती हूँ। मैं अकेले ही उनका सब काम कर दूंगी। इससे ज़्यादा बंगाली घराने की लड़की और क्या जानती है। शारीरिक परिश्रम द्वारा ही वह सब कमियों की पूर्ति करना चाहती है। पूछा, उन लोगों का सब काम अवश्य करोगी ना? हाँ, निश्चय करूंगी। तो तुम अपनी माँ से जाकर कह दो कि श्रीकांत दादा 2500 रुपये भेज देंगे। आप भेज देंगे? तो फिर वादा कीजिए कि शादी के दिन आएंगे। अच्छा, आऊँगा। दरवाजे की देहली पर बाबा की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ गया रतन? एक और तम्बाकू सजा देना। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य को सदुपदेश देने से कोई फायदा नहीं होता। सत परामर्श पर कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन चूंकि यह सत्य है, इसीलिए दैवात इसका व्यतिक्रम भी होता है। इसकी एक घटना सुनाता हूँ। बाबा ने दांत निकालकर आशीर्वाद दिया और अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रस्थान किया। पुंटू ने भी बहुत सारी पदधूलि लेकर आदेश का पालन किया, पर उनके चले जाने के बाद मेरे परिताप की सीमा न रही। मन विद्रोही होकर सिर्फ तिरस्कार करने लगा कि ये लोग कौन होते हैं जिन्हें विदेश में नौकरी कर अनेकों कष्टों से संचित किया हुआ धन दे दोगे। सनकीपन में कुछ कह दिया तो उसका मतलब यह तो नहीं है कि दाता कर्ण बनना पड़ेगा। न जाने कहाँ की लड़की ने बिना मांगे ही ट्रेन में पेड़ा और दही खिलाकर मुझे तो अच्छा फंदे में फांस लिया। एक फंदे को काटते हुए दूसरे फंदे में फंस गया। बचने का उपाय सोचते ही दिमाग गर्म हो गया और उस निरीह लड़की के प्रति क्रोध और विरक्ति की सीमा न रही। और यह शैतान बाबा मनाने लगा कि वह अब घर न पहुंच सके, रास्ते में ही सर्दी गर्मी से मर जाए। पर यह आशा भित्तिहीन है। अच्छी तरह जानता हूँ कि वह आदमी किसी तरह से न मरेगा, और जब उसने मेरे मकान का पता लगा लिया तो फिर आएगा जरूर, और चाहे जैसे भी हो रुपये ज़रूर वसूल करेगा। हो सकता है कि इस बार उन्हीं हाकिम फूफा महाशय के साथ लावे। एक ही उपाय है, यह पलायती सजीवती। टिकट खरीदने गया, पर जहाज में स्थानाभाव, सब टिकट पहले ही बिक गए। अतः दूसरी मेल का इंतज़ार करना होगा, और उसमें अभी 6-7 दिन की देरी है।
एक और उपाय है कि मकान बदल दिया जाए। बाबा को खोजने पर भी न मिले, पर इतनी अच्छी जगह इतनी जल्दी मिलेगी कहाँ। किंतु शिकारी के हाथों प्राण बचाने के संबंध में ऐसी हालत नाजुक हो गई है कि अच्छे बुरे का प्रश्न ही गौण है। यथारण्यम तथा गृहम। डर है कि मेरा गुप्त उद्वेग कहीं रतन की नजरों में न आ जाए। यह मुश्किल तो है कि वह यहाँ से टलना नहीं चाहता। काशी की अपेक्षा उसे कलकत्ता ज्यादा पसंद आ गया है। पूछा, चिट्ठी का जवाब लेकर क्या तुम कल ही जाना चाहते हो रतन? रतन ने फौरन ही जवाब दिया, जी नहीं, आज दोपहर को ही मैंने माँ को पोस्ट कार्ड डाल दिया है कि मुझे लौटने में 4-5 दिन की देरी होगी। अजायब घर और चिड़ियाखाना देखे बगैर न जाऊंगा। अब फिर कब आना हो इसका कोई ठिकाना नहीं। मैंने कहा, पर वे तो उद्विग्न हो सकती हैं। जी नहीं, लिख दिया है कि गाड़ी में लगे हुए धक्कों की थकान अभी तक दूर नहीं हुई है। पर चिट्ठी का जवाब? जी दीजिए ना, कल ही रजिस्ट्री से भेज दूंगा। उस मकान में माँ की चिट्ठी खोलने का साहस यम भी नहीं करेगा। चुप बैठा रह गया। नाई बेटे के सामने एक भी तरकीब न चली। सब प्रस्तावों को रद्द कर दिया। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।